Hello, good evening everybody. So we are doing पंजाब PCS करंट अफेयर सीरीज। हमने पॉलिटी स्टार्ट की हुई है। तो पॉलिटी में कल हमने देखा था एक कास्ट सेंसस को लेके था, उसके पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं। हमने उसके बाद देखा था डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन को लेके था इन प्राइवेट सेक्टर। ये टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पॉलिटी में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। और एक और बड़ा टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ये भी पूछा जा सकता है। अब एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है, एक है असम अकॉर्ड वाला सेक्शन जो 6A है सिटीजनशिप को लेके, वो भी पूछा जा सकता है। तो वी विल कवर दीज टू टॉपिक्स इन टुडेज क्लास। जो पहला है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब एक चीज पहले ये समझ लें, ये हमारे डीपीएसपी में है, सेक्शन आर्टिकल मेंशन्ड है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके। बट आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का है डीपीएसपी में, ये समझे पहले कि क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड और क्यों इसको लेके आने की बात हो रही है और क्यों इस पे क्वेश्चन मार्क हो रहे हैं या क्यों ये आ नहीं पा रहा है और क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। दीज थ्री एस्पेक्ट्स कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। तो हम इन तीनों को कवर कर लेते हैं, देन दैट टॉपिक विल बी कवर्ड। अब एक चीज देखें, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होता है, इसका सिंपल मीनिंग है कि जो सिविल स्फीयर के मैटर्स हैं जैसे कि डाइवोर्स, मैरिज, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, ये सारे के सारे रिलीजियस नहीं होने चाहिए, एक यूनिफॉर्म होने चाहिए फॉर ऑल द रिलीजन्स। तो सिंपल गेम है, जब भी पीसीएस का क्वेश्चन आए मेंस में तो ट्राई करें इंट्रोडक्शन शुड बी थोड़ी अच्छी हो और डेफिनेशन डाल पाए तो अच्छी बात है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को डिफाइन करना एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद देखेंगे क्या उसके पॉजिटिव्स हैं और क्या उसके नेगेटिव्स हैं। तो यूसीसी रेफर्स टू अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉज applicable to all citizens regardless of religion, covering the matters in a civil sphere, that is marriage, divorce, maintenance, adoption, property, succession, etc. At present in India, we have different religions and different religions have their own personal laws, जिसके बेसिस पे ये सारे के सारे सिविल मैटर्स डील किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम का अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उनका अपना शरीयत एक्ट है, हिंदू का अपना हिंदू मैरिज एक्ट है, वैसे क्रिश्चियंस का, पारसीज का, और बाकी जो सभी के लिए वो है स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन वन कैन यूज दैट एक्ट टू गेट मैरिड। और वहां पे चीजें लिखी हुई हैं मैरिज की, डिवोर्स की, ऑल दोस थिंग्स। बट हम चाहते हैं जो सारे सिविल मैटर्स हैं इनके लिए यूनिफॉर्म बने। अब ये संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, संविधान बनाने वाले लोग थे, उनको था कि ये चीज उस टाइम पे, बिकॉज इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस दैट टाइम, और पार्टीशन का जो वो चीज था, डर था कि पार्टीशन हुई है रिलीजन के बेसिस पे, उस रिलीजन के बेसिस पे कहीं ये ना हो कि अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आए तो बाकी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उनको डर हो जाए कि भाई हमारे जो सिविल मैटर्स हैं उसमें कौन इंटरफेयर कर रहे हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी। तो हमने उस टाइम तो अलाउ किया कि ठीक है भाई, आप अपने हिसाब से अपने सिविल स्फीयर में रह सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके बाद अब जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, अब कॉन्स्टिट्यूशन हमने आपको बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी एक मोरालिटी है, सोसाइटी की अपनी मोरालिटी है, रिलीजन की अपनी मोरालिटी है, हर रिलीजन की अपनी डॉक्ट्रिन्स हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं। और पर कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी एक मोरालिटी है, प्रिंसिपल्स हैं, और उन प्रिंसिपल्स और मोरालिटी के लिए कन्फ्लिक्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स में, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में, और आता है जो हमारी रिलीजियस मोरालिटी है। तो किसको ऊपर रखा जाए, दैट इज द क्वेश्चन। किसको ऊपर रखा जाए, दैट इज द क्वेश्चन। तो अब हमने देखा जैसे एक प्रॉब्लम थी ट्रिपल तलाक की, दैट वाज अलाउड इन अ मुस्लिम पर्सनल लॉ, बट अगर वो उस प्रैक्टिस को देखें, दैट प्रैक्टिस इज इनहेरेंटली वेरी बायस्ड and is against gender equality or also against human dignity. But these ideas of human dignity and equality, gender equality, are the core principles of constitution. तो वो लड़ाई हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में और रिलीजियस वैल्यूज में। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जैसे उसमें बोला कि भाई आपका ये पर्सनल लॉ है, आप जो मर्जी करें, बट पर्सनल लॉ कुछ बेसिक ह्यूमन प्रिंसिपल्स को वायलेट नहीं करना चाहिए। तो हमने उनके पर्सनल लॉ में इंटरफेयर नहीं किया, बिकॉज एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन जुडिशियल प्रैक्टिस, जुडिशरी पर्सनल लॉ में नहीं घुसती है, वहां पे रिलीजन का ही रूल है। बट इस बार जो हुआ था ट्रिपल तलाक वाला केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इसको ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हम पर्सनल लॉ को लॉ के एम्बिट में लेके आ रहे हैं, कोर्ट के एम्बिट में लेके आ रहे हैं, हम उसको इसलिए कह रहे हैं कि आपका जो पर्सनल लॉ है वो बहुत ही ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है। तो आज भी रिलीजियस लॉज, पर्सनल लॉज, रिलीजन ही डील करता है अनलेस और अनटिल उसमें कोई फंडामेंटल फ्लॉज ना हो। तो इसलिए डिबेट आती है कि कुछ ऐसा किया जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए, ताकि जो हमारे लोग हैं
जो हमारे लोग हैं उनके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज मोरालिटी इंप्लीमेंट हो, ना कि रिलीजियस और सोशल मोरालिटी हो। और ये कंफ्लिक्ट वैसे भी रहता है, जैसे सबरीमाला केस में देखेंगे आपने वुमेन टेम्पल एंट्री ऑफ वुमेन अलाउ की बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल से सो, बट हाँ रिलीजियस प्रिंसिपल डजंट से सो। तो रिलीजियस प्रिंसिपल उसके अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल के, पर कहीं कहीं सुप्रीम कोर्ट ट्राई कर लेता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को अपहेल्ड किया जाए इवन इफ दे वॉयलेट रिलीजियस प्रिंसिपल और रिलीजियस मोरालिटी। अब उसी चीज को देखते हुए हमारे संविधान ने उस टाइम तो इसको डीपीएस में रख दिया कि भाई स्टेट को आगे जाके ये देखना होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करना है। हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड को फंडामेंटल राइट में नहीं रखा, ये नहीं बोला कि फंडामेंटल राइट है और सरकार को इसको इन्फोर्स करना ही पड़ेगा, ये हमने सरकार पे छोड़ दिया। और ये डिपेंड करता है, सरकार पे छोड़ना मतलब सोसाइटी की एवोल्यूशन पे छोड़ दिया कि द टाइम सोसाइटी को लगेगा कि हाँ अब हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, अब हमारी ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी की क्या है जो बाय कन्फ्लिक्ट्स हैं खत्म हो गए हैं, तो देन यूनिफॉर्म सिविल कोड कैन बी इंप्लीमेंटेड। बट इसको देखा तो हमें समझ में आया कि आर्टिकल 44 में लिखा है द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर ऑल इट्स सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पर यूनियन लेवल पे तो नहीं हुआ, पर बहुत ही कुछ स्टेट है जैसे कि उत्तराखंड स्टेट है वो ले आई क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड, बिकॉज स्टेट में अपनी लोकल गवर्नमेंट्स या फिर स्टेट गवर्नमेंट फॉर दैट मैटर लेके आ सकती हैं। अंबेडकर जी ने बोला था कि यूसीसी होना चाहिए बिकॉज जहां यूनिफॉर्मिटी होगी वहां पे रिलीजन या कम्युनिटी का रोल ज्यादा नहीं होगा, और यूनिफॉर्मिटी से फायदा किसको होगा, जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनको फायदा हो सकता है। गोवा में है, उत्तराखंड में है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ट्राई कर रही है लेके आने की, और बहुत सारी कंट्रीज हैं वर्ल्ड लेवल पे, टर्की, फ्रांस, यूएसए, दे ऑल ऑपरेट अंडर यूनिफॉर्म सिविल कोड, ताकि कोर्ट में जब केसेस जाए उनको डील करना आसान हो। ऐसा ना हो कि हर इंसान के लिए लॉ अलग अलग है। तो सिविल स्फीयर में यूनिफॉर्म लॉ बनने से कोर्ट के लिए चीजें इजी हो जाती हैं, और बेसिकली जो भी इस रिलीजियस डोमेन में अपने राइट्स को सेक्रीफाइस कर रहा है, स्पेशली वुमेन, उनका उत्थान होगा। तो इंपावरमेंट ऑफ वुमेन इज अ वेरी की फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब क्वेश्चन आता है कि ये तो बैकग्राउंड हो गया और ये इसमें ये है, अब आता है कि जुडिशियल के प्रश्नाउन जो जुडिशरी है इसने बहुत सारे केसेस में यूसीसी को लेकर टिप्पणी की है। जैसे कि एक केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, ये 1985 का है। मैंने आपको क्रोनोलॉजी दे दी है, आप इसके हिसाब से चीजें पकड़ के अपने हिसाब से सेट कर लें। इन अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम द केस वाज, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जेंडर जस्टिस के लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। तो जब भी यूसीसी आए आप जेंडर वाली चीज को नहीं भूलोगे, तो जेंडर जस्टिस के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। फिर केस आया सरला मुदगल केस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट केस, अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं अच्छे से। इट एम्फेसाइज रिफॉर्मिंग पर्सनल लॉज, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पर्सनल लॉज में बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत उसका मिसयूज हो सकता है, इसलिए उसको क्या करें, रिफॉर्म करें। एंड सेम वो द केस इन लिली थॉमस केस। एक फिर आया शारा भानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें वो तलाक के बिद्दत ट्रिपल तलाक को क्या कर दिया था, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। अब उसके बाद आया एक केस है, इसको भी देख लें, डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इट अपहेल्ड मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट, इंटरप्रेटिंग इट टू प्रोवाइड अ रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन फॉर डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन, बैलेंसिंग रिलीजियस लॉ विद वुमेन राइट्स। भाई डिवोर्स हुआ तो वुमेन को कंपनसेशन मिलनी चाहिए, इसके लिए लॉ है, पर रिलीजियस जो प्रिंसिपल्स हैं वो थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि जब मुस्लिम में शादी होती है तो शादी के टाइम पे वो कंट्रैक्ट होता है, तो वहां बताया जाता है कि इतना अमाउंट डिवोर्स के टाइम पे होगा। पर वो अगर कम ज्यादा है, तो हमने जो लॉ बनाया हुआ है, इस लॉ के अंदर अगर ये पर्सनल लॉ के दायरे में घुस भी जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्योंकि ये कंपनसेशन फेयर और रीजनेबल है, तो ये अपहोल्ड करनी चाहिए फॉर जेंडर जस्टिस एंड टू इंश्योर वुमेन राइट्स। तो मतलब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ रहे हैं, तो कहने का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा नहीं है कि एक दिन आएगा। सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी जजमेंट से यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ ही रही है, जो हमने देखा यहां से सब कुछ, कहां हर जगह क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बन रहा है। मतलब रिलीजियस के जो पर्सनल लॉ हैं उस पर स्टेट इंक्रोच कर रही है, बट बड़ी स्लोली स्लोली कर रही है। फिर एक केस है जोहन, और ये केसेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं पॉलिटी में। द बेस्ट वे टू गेट गुड मार्क्स इन पॉलिटी इज, आप कुछ ना करें, बस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, कमिटीज, फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, इन चीजों को याद कर लें और आंसर में डाल दें। विदाउट जजमेंट्स, विदाउट की पॉलिटी की क्योंकि की टर्म्स हैं,
अगर वो नहीं डालेंगे तो पॉलिटी का आंसर पॉलिटी का नहीं लगता है, वो जेनरिक बन जाता है। तो ट्राई टू इंश्योर दैट कि ये जजमेंट्स आपके आंसर में दिखती रहें, चाहे वो इंट्रो में, चाहे बॉडी में, चाहे कंक्लूजन में। बेटर होता है इंट्रो और बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रो और कंक्लूजन में जजमेंट्स आ ही जाएं तो बढ़िया है, उससे आप इंसान की अंडरस्टैंडिंग और दिख जाती है। फिर उत्तराखंड वाला केस आया, तो इट वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूसीसी, कवर्स मैरिज एंड इट एग्जाम्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड सर्व एज मॉडल फॉर अदर स्टेट्स। तो ये उत्तराखंड वॉज द लेटेस्ट, इज द लेटेस्ट थिंग। उससे पहले जो केसेस आए थे वो आए थे, दो इंपॉर्टेंट हैं, जोज पेलो वर्सेस मारिया लूजा। इट इज एग्जामिन्ड गोवा's यूसीसी एंड इट upheld its validity, applicability and implementation of यूसीसी। तो ये गोवा को लेके है, अब ये उत्तराखंड को लेके है। और एक है जोहन वालम्पटन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इट स्ट्रक डाउन सेक्शन 118 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट which discriminate against Christians in charitable, calling UCC to remove such discriminations, calling for UCC to remove such discriminations। तो जो अपना क्रिश्चियंस का अपना एक्ट है, उस एक्ट में इशू था बिकॉज ऑफ सक्सेशन को लेके, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो उसको बोला गया कि भाई यूसीसी लेके आए। अब क्वेश्चन आता है आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ यूसीसी एंड आर्गुमेंट्स अगेंस्ट यूसीसी, ये दो बड़े टॉपिक रहते हैं। अब सबसे बड़ी जो फेवर में आती है वो एक टॉपिक आता है कि भाई यूसीसी आना चाहिए बिकॉज इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूसीसी अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कंटेम्परेरी सोसाइटी बोला जाता है कि आज रिलीजन की इंपॉर्टेंस कम हो गई है। आउटडेटेड रिलीजियस प्रैक्टिसेस लाइक पॉलीगैमी मस्ट एंड टू इंश्योर प्रोग्रेस एंड इक्वालिटी। भाई इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स आज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। जैसे आप देखेंगे जुडिशरी पहले टेक्स्ट का लिटरल इंटरप्रिटेशन करती थी, आजकल वो कंटेक्चुअल करती है। पहले वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को पीछे रख देती थी, सोशल मोरालिटी को ऊपर ले आती थी। आज वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ऊपर रख रही है। मतलब इक्वालिटी और जस्टिस के प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो पॉलीगैमी है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं जो गलत हैं, उसको नीचे रख रही है। गलत इन द सेंस उनको लगता है कि पॉलीगैमी नहीं होनी चाहिए, ट्रिपल तलाक जो इंस्टेंट तलाक है ये नहीं होना चाहिए बिकॉज इट इज अगेंस्ट द ह्यूमन डिग्निटी। मतलब अब सुप्रीम कौन बनता जा रहा है? ह्यूमन, नॉट रिलीजन। अगर आप देखें मिडीवल सोसाइटी में रिलीजन वॉज सुप्रीम, इन मॉडर्न सोसाइटी ह्यूमन इज सुप्रीम। तभी वो रेवोल्यूशन आई थी, रेनेसां, एनलाइटनमेंट, ह्यूमैनिज्म। अब ह्यूमंस आर इंपॉर्टेंट। पर अब इंडियन की देखेंगे हिस्ट्री, तो पहले हमारी जब देश आजाद हुआ तो हमारा रिलीजन ही डोमिनेट था, तभी पर्सनल लॉज को अलाउ किया गया। अब धीरे धीरे ह्यूमंस आर बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट, तो जजमेंट्स हैं वो इंसान को लेके ज्यादा हैं कि टेंपल एंट्री वुमेन की अलाउ होनी चाहिए, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक गलत है, होमोसेक्सुअलिटी अलाउड होनी चाहिए। अब सोशल मोरालिटी को पीछे रख के इंडिविजुअल के फोकस पे जजमेंट्स आती हैं। इट शोज दैट थिंग। उसके बाद आता है इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी हैं। भाई यूएस, हमारे जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है हमारा, उसमें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी है। हम जब उसके सिग्नेटरी हो जाते हैं तो हमारी ऑब्लिगेशन बन जाती है कि कोई भी प्रैक्टिस जो इनह्यूमेन हो उसको बचाया जाए, और जब यूसीसी ये इंप्लीमेंट करेगा, इंडिया अपनी ऑब्लिगेशन अंडर यूएन वो पूरी कर सकती है। आया समझ में? अब नेक्स्ट आता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉस। इतने सारे लॉ हैं, तभी जब केस जुडिशरी के पास जाता है बहुत टाइम लगता है, और इसी के कारण ये बोला जाता है कि जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे तो फिर काम आसान हो जाएगा जजेस के लिए भी एंड फॉर द पीपल ऑल्सो। मल्टीपल लॉज क्रिएट इश्यूज ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाती हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है मॉडर्नाइजेशन। यूसीसी रिफ्लेक्ट्स द मॉडर्न वैल्यूज एंड दिस मॉडर्न वैल्यूज रिफ्लेक्ट इवॉल्विंग एंड इंक्लूसिव सोशल वैल्यूज। जेंडर जस्टिस खत्म हो जाएगा, जो आपको मेन बोला था कि यूसीसी का मेन गोल क्या है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड जेंडर जस्टिस। यू कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्रिपल तलाक एंड ऑल। उसके बाद इंडिया इज लाइक ए यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम मानते हैं कि डाइवर्सिटी में ही यूनिटी है, पर इस प्रिंसिपल को यूसीसी बोलता है यूनिफॉर्मिटी। अब एक तरीका होता है यूनिटी का, एक तरीका है डाइवर्सिटी को मेंटेन रखें और लोगों में डाइवर्सिटी को लेकर एक्सेप्टेंस हो। एक तरीका होता है कि तुम डाइवर्सिटी को एक कर दो। जब सारे लॉज एक हो जाएंगे सभी के लिए तब भी यूनिटी आ सकती है। तो एक होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक होता है यूनिफॉर्मिटी इन डाइवर्सिटी। तो उसमें मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, दूसरा जो हमारा क्या है, यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी या यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी। तो हमारा आइडिया यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी भी आ सकती है अगर हम सभी के लिए लॉ बना देंगे। फिर लोगों में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, कोई भी रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हमारा नहीं होगा। आया समझ में यहां तक? अब जो नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव वो है इंडियाज फीचर ऑफ सेकुलरिज्म। एसआर बम्बई केस में सेकुलरिज्म वाज डिक्लेयर्ड एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सेकुलरिज्म का एक आइडिया है कि जो
इंडिया है उसमें डिफरेंट रिलीजन्स हैं, उन रिलीजन्स को स्टेट इक्वली ट्रीट करे, तो पर्सनल लॉ में इक्वली ट्रीट नहीं कर पाती है, तो इससे सेकुलरिज्म के क्रेडेंशियल्स और स्ट्रांग हो सकते हैं। और वुमेन राइट्स होने आपको बता ही दिया, और लीगल क्लैरिटी मींस वही जो आपने यहां लिखा है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ से लीगल क्लैरिटी आ जाएगी। अब चीजें पर्सनल लॉ पे हैं, स्टैच्यू बुक्स में नहीं लिखी हैं, उसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हैं, दैट क्रिएट्स अ हर्डल फॉर जजेस टू डिलीवर जस्टिस। अब नेक्स्ट आता है हमारा आर्गुमेंट्स अगेंस्ट यूसीसी। आर्गुमेंट्स अगेंस्ट यूसीसी। अब पहला आता है कि हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो हर रिलीजन को अपने प्रिंसिपल्स प्रैक्टिसेस को फॉलो करने दो, पर अगर करने नहीं देंगे यूसीसी से, तो हमारा जो प्रिंसिपल है आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है, रिलीजियस फ्रीडम्स गिवन टू रिलीजियस डिनोमिनेशंस, वो हो जाएंगी वॉयलेट, दैट इज इट इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ डाइवर्सिटी। और दूसरा डर रहता है माइनॉरिटी कम्युनिटी को, तभी लॉ कमीशन ने बोला था कि यूसीसी इज नाइदर रिक्वायर्ड एंड नॉर डिजायरेबल at this point of time, because if the insecurity persists among majority and minority communities, then minorities को हमेशा लगेगा कि पार्लियामेंट में जब यूसीसी पास करोगे उसमें वही फीचर आएंगे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी चाहती है, और माइनॉरिटी कम्युनिटीज के प्रिंसिपल्स को इग्नोर कर दिया जाएगा, तो इट कैन फर्दर क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो लैक ऑफ कंसेंसस अमंग द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटीज इज द बिगेस्ट हर्डल टू इंप्लीमेंट, एंड इफ देयर इज अ लैक ऑफ कंसेंसस, उसका इंप्लीमेंटेशन भी सही नहीं होगा। लॉ तभी अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाता है जब लॉ बना हो और वो लगे क्या, फेयर एंड जस्ट। अगर लॉ फेयर एंड जस्ट नहीं है, देन उसका इंप्लीमेंटेशन मुश्किल हो जाता है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है अगेंस्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब यूसीसी आएगा तो सेंटर आएगा, तो स्टेट की जो पावर्स हैं, जैसे उत्तराखंड लेके आइए ना, तो उस स्टेट का अपना जो टच है डिसेंट्रलाइजेशन वाला वो खत्म हो जाएगा। इट इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। उसके बाद आता है माइनॉरिटी राइट्स। वो उनको लगता है कि भाई हमारे राइट्स को कौन छीन लेगा, मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी। वैसे मुस्लिम को लगेगा कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो प्रिंसिपल्स हैं और जो हिंदू लॉ के प्रिंसिपल्स हैं उनमें कौन डोमिनेट करेगा, हिंदू, बिकॉज मुस्लिम्स हैव लेस रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, तो दे डोंट हैव से इन मेकिंग यूसीसी, तो उनको ये डर लगा रहता है। और अगला आता है कल्चरल ऑटोनॉमी। अब पर्सनल लॉ, अब एक चीज देखें, एक था हमारा आर्टिकल 30 है संविधान का, था तो क्या है, उसमें हमने कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दिए हैं। किनको दिए हैं, माइनॉरिटीज को दिए हैं। उन राइट्स को देने का पर्पस यह था कि माइनॉरिटीज को ये ना लगे कि मेजॉरिटी वाली कंट्री में आके उनके कल्चर पे अटैक हो जाए। तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, आपको फंडामेंटल राइट है आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को लेके, ताकि यू कैन अपने कल्चर को तुम आगे 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 पहुंचाते रहो, ताकि आपके कल्चर को थ्रेट ना हो और आप इंडिया का पार्ट बन जाओ। और इसी कल्चरल ऑटोनॉमी को लेके जो माइनॉरिटीज थी वो इंडिया में भी आए। भाई उनको डर था कि पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं, कहीं हमारे रिलीजन पे, हमारे प्रिंसिपल्स पे अटैक ना हो जाए, बिकॉज दिस रिलीजन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एंड कल्चर इज ऑल्सो अ वे ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन। अगर कल्चर खत्म हो जाएगा, वे ऑफ लाइफ खत्म हो गया, आपका वजूद खत्म हो जाता है, तो ऐसे लगता है उनको डर। तो कल्चरल ऑटोनॉमी किनको मिलनी चाहिए, रिलीजन को मिलनी चाहिए इन सिविल स्फीयर, वहां स्टेट एंटर नहीं करनी चाहिए। तो दीज आर बोथ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। पेपर में आपको 5 ये लिखने, 5 ये लिखने, काम खत्म। और पहले बच्चे पूछ रहे हैं बीच बीच में कि भाई हम कितने पॉइंट लिखें, कितना एक्सप्लेन करें। एक चीज समझें, पॉइंट कितने लिखें, एक्सप्लेन कितना करें, ये दोनों एक तरह से इनमें डिबेट आ जाती है कि अगर ज्यादा पॉइंट लिखेंगे तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा पॉइंट नहीं लिख पाएंगे। तो कौन सा मिडल पॉइंट है जहां पे आपको पहुंचना है, वो सिंपल है, दैट यू शुड बी एबल टू राइट 8 to 10 पॉइंट्स इन 10 मार्कर, 12 to 15 पॉइंट्स इन 15 मार्कर, कवरिंग ऑल द डायमेंशंस। कोर डायमेंशंस डायरेक्ट डिमांड है जो क्वेश्चन की, इनडायरेक्ट में आप कुछ और 2-4 पॉइंट लिख सकते हैं, पर वो इसमें काउंट ना करें 12 और 15 में, ना 8 और 10 में। और इनको ऐसे लिखें कि इनको 8-10 को जितना एक्सप्लेन कर सकता हूं इन दैट स्पेस उतना करते हैं। प्रायोरिटी पॉइंट होनी चाहिए, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि पॉइंट एक्सप्लेन ना हो। तो आपको वहां पहुंचना है कि मैं कम शब्दों में पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूं, दैट विल गिव यू मोर मार्क्स। तो इस चीज को ना भूलें कि आपको अगर मार्क्स ज्यादा लेने हैं तो उसका यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। तो अपने माइंड में रखें कि कितना एक्सप्लेन करना है कि मेरा पॉइंट एक्सप्लेन हो जाए। शब्द नहीं होते मैटर, मैटर करता है कि आप कम शब्दों में भी एक्सप्लेन कर दिया कि नहीं। तो आपको कोर आइडिया एक्सप्लेन करना है उसका। अब आता है प्रैक्टिकल चैलेंजेस, डिफिकल्ट टू ड्राफ्ट अ कोड दैट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल द डिवर्स कम्युनिटीज। टाइमिंग कंसर्न है, आजकल सोसाइटी में वैसे ही प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल नहीं आ सकता, बिकॉज ट्रस्ट इश्यूज हैं, फेडरल इश्यूज हैं, और स्टेट्स में रेजिस्ट कि भाई हमें यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन नहीं चाहिए, रेजिंग कंसर्न्स अबाउट द फेडरल स्ट्रक्चर।
अब वे फॉरवर्ड सिंपल है, ऐसी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसेंसस बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट। विदाउट ट्रस्ट यू कैन नॉट इंप्लीमेंट यूसीसी। भाई वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, इंसान का कल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक आइडिया था ना गिवन बाय अ पर्सनैलिटी, कल क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का जो आइडिया है ये शो करता है कि इंसान अपनी सिविलाइजेशन कल्चर से बड़ा लिंक्ड है, उस पे अटैक मतलब इंसान पे अटैक, एंड दैट इज वेरी रिस्की व्हेन यू एंटर इनटू अ कल्चरल डोमेन विदाउट बिल्डिंग द कंसेंसस। तो आपको कंसेंसस तो बिल्ड करना ही पड़ेगा। एक होता है एजुकेशन एंड अवेयरनेस, लोगों को बताएं भाई यूसीसी इन फेवर ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट। मान लो कुछ पर्सनल लॉ आर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन, एंड इफ यू आर नॉट एम्पावरिंग वुमेन यू आर जस्ट सिंपली इग्नोरिंग द वैल्यू ऑफ वुमेन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो एजुकेशन और अवेयरनेस कैन बिल्ड दैट कंसेंसस। तो ये दोनों पॉइंट आप इकट्ठे लिख सकते हैं, पेपर में अलग अलग ना लिखें। उसके बाद आता है सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट एनालिसिस। चेक करें कि भाई जब यूसीसी इंप्लीमेंट होगा उसका क्वांटिफाइबल सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, ताकि लोगों को जस्टिफाई किया जा सके। और ट्राई करें कोडिफिकेशन ऑफ पर्सनल लॉज बाय टेकिंग इनटू अकाउंट फेयरनेस एंड इक्विटी। इसको बिना किए यू कांट डू एनीथिंग। और ये आप कैसे करना चाहते हैं, कैसे स्टेक होल्डर लें, ये आई मेंशन इट हियर फॉर सिंपल रीजन, क्योंकि अगर मान लो यही क्वेश्चन कहां पे आ जाए, दे कैन गिव यू अ डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन, आपको पावर देने की यू आर अ पर्सन होल्डिंग द पोजीशन इन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और आपको यूसीसी करना है, कैसे करेंगे, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू दिस। तो ये क्वेश्चन जो डिसीजन मेकिंग वाले आते हैं, सिचुएशन एनालिसिस वाले आते हैं, इस पे भी आ सकता है, बिकॉज यूसीसी को इंप्लीमेंट करने में बड़ी डिबेट रह रही है। यूनियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग एक्टिवली टू इंप्लीमेंट दैट यूसीसी, तो इसलिए इस पे क्वेश्चन भी डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो ट्राई टू इंश्योर आप इसको भी कवर कर लें। अब इसमें आपने सारे, एक होता है कि तुम स्टेक होल्डर्स को लेके आओ, एक होता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के बेसिस पे काम करो, क्योंकि जब डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन करेंगे तो ट्राई टू इंश्योर आप उसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में डिवाइड करें, स्टेक होल्डर्स में डिवाइड करें, ताकि आपका आंसर प्रैक्टिकल बन जाए। चीजें करना और चीजों को कैसे करना उसमें अंतर होता है। करना तो ठीक है, करनी ही है, पर कैसे करें सो दैट लोगों को ये लगे ना। फॉर एग्जाम्पल यूसीसी को हमने इंप्लीमेंट नहीं किया, पर हम फेस्ड मैनर में कर ही दें ना, तो लोगों में वहां तो एक्सेप्टेंस है, एक बार में करेंगे तो लोग नहीं मानेंगे। तो यू हैव टू बी दैट स्मार्ट कि ये इंश्योर करें फेस्ड मैनर में हो। तो डिसीजन मेकिंग में ऑलवेज ट्राई टू इंश्योर कि आप टाइम पीरियड पे शॉर्ट टर्म में ये मेजर लूंगा, मीडियम टर्म में ये, लॉन्ग टर्म में ये, और आपको पता हो कि मैं जो कर रहा हूं उसके प्रैक्टिकल रियलिटीज क्या क्या हैं। तो इन चीजों को आपको नहीं भूलना है। तो इसमें मैंने सारे चीजें बता दी कि भाई किन किन एरियाज को कैसे कैसे डील करना है, किन किन को बचा के रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से प्रोविजंस हैं, कौन से कल्चर्स अलग हैं उनको अलग ही डील करना पड़ेगा, और क्यों करना पड़ेगा, क्या हमारे पास क्वांटिफाइबल डाटा है, इकोनॉमिक्स भी देखनी पड़ेगी, सब कुछ देखना पड़ेगा, तभी ये काम हो पाएगा। यूसीसी उत्तराखंड में उसको एज अ पायलट टूल यूज करें, केस स्टडी यूज करें टू रिफ्लेक्ट टू द पीपल कि कितना फायदा है किसका, यूसीसी का। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन जो आपको आपने कर सकते हैं इसको इस तरह से, और बाद में इसमें बता दें भाई हमारा क्या क्या फायदे होंगे, पर मेन चीज है कैसे इसको करना है। तो दिस इज अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको कर लें ताकि पेपर में अगर क्वेश्चन आए, बस ये पॉजिटिव नेगेटिव वाले पॉइंट्स और ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आया समझ में? तो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। थैंक यू सो मच।